2019 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव गोयल जी और आरुषि अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों पति पत्नी हैं और मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में एक नया आयाम छूने जा रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैम आरुषि जी, चूँकि चुनाव जीती हैं तो पहला सवाल हमारे शास्त्रों में लिखा है महिलाओं को पहला स्थान दिया जाता है। तो मैम पहला सवाल आपसे है, बेसिकली जो नारी शक्ति होती है मैम, वो हर क्षेत्रों में अपनी एक जड़ मजबूत जमाती है, रखती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप क्यों आए, आप क्यों इतनी बड़ी रुचि रही, क्या वजह था मैम? पहला सवाल। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर मैं कहूँ शुरुआत से मेरा कभी नहीं रहा। मैंने अपनी 12वीं साइंस बैकग्राउंड से करी है और मैं मेडिकल के लिए ट्राई कर रही थी। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं मेडिकल बहुत ही टफ़ है और उसमें सबसे ज़्यादा टफ़ होने का कारण ये है कि वहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशंस कर रखी है। तो उस वजह से सभी को, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली बीइंग जनरल कैटेगरी, थोड़ी सी हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लैक आउट हो जाती हैं। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एक अकेला ऐसा कोर्स है जो गवर्नमेंट असाइंड है एंड वो पूरी तरीके से कैटेगराइजेशन फ्री है, यानी कि यहाँ हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ कोई भी रिजर्वेशन किसी भी तरीके का नहीं लगाया गया है। यहाँ सभी अपनी मेहनत के बल पर जितनी पढ़ाई करते हैं उसी हिसाब से परीक्षा में पास होते हैं। तो सबसे बड़ी रुचि का कारण मेरा सीए कोर्स में आने का यही था कि यहाँ पे विदाउट एनी रिजर्वेशन सभी अपनी मेहनत के बल पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। प्लस बीइंग अ डॉटर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय फादर इज़ सीए अनिरुद्ध अग्रवाल, और अब तो मैं एक ऐसी फैमिली में आई हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड राघव गोयल और मेरे फादर इन लॉ सीए प्रमोद गोयल जी भी हैं। तो मेरे सिर पे हमेशा से ही मेरे फादर का हाथ रहा है, तो थोड़ा सा बच्चे का अपने आप ही इंटरेस्ट उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण था। और दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी में जीने के लिए आज सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ क्या इन्वेस्ट करें, कहाँ आप किस चीज़ में अपनी फाइनेंसिस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सीए कोर्स है वो हमें हर तरीके की नॉलेज देता है, हमें इक्विप्ड बनाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को समझने में, हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बेटर समझने के लिए। तो जो मुझे लगता है आजकल की एक लिविंग के लिए बहुत बेसिक है और इस तरीके से हम अपनी जनरल पब्लिक को भी सर्व कर सकते हैं, उन्हें हेल्प करने में कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट करें और किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को उस तरीके से एडजस्ट करें कि गवर्नमेंट टैक्सेस भी वैलिडली पे हों और वो अपना जीवन यापन भी वाया इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से कर सकें। तो ये कुछ खूबियाँ हैं हमारे सीए कोर्स की जिसकी वजह से बिल्कुल। और आज तक मेरे ख्याल से ये जो इंस्टीट्यूशंस है भ्रष्टाचार से मुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल पास करना या कहीं भी जैसे और बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, नहीं, लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं। इसमें एक खास बात है कि अगर इंस्टीट्यूट के आप प्रेसिडेंट हैं तो भी आप अपने बच्चे के लिए सोच सिफारिश से पास नहीं करा सकते। ये कहावत है सीए में। तो इतना भ्रष्टाचार मुक्त है हमारा सीए कोर्स। और सर एक जहाँ तक मुझे जानकारी, इसमें जब आप लोग पेपर देते हैं तो उसमें शायद नाम भी नहीं लिखा होता आपके एग्जामिनेशन शीट में। नहीं, सिर्फ एक रोल नंबर होता है। जी जी, रोल नंबर जो हमें असाइन होता है एग्जाम के वक्त, वही सिर्फ सब कुछ होता है। राघव जी, मैं आपसे बात करूँगा। एक सवाल मैम आपसे और भी था कि देखा जाता है ये कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी एडवाइस की सरकार में और बैंकों में बहुत वैल्यू है। अगर वो किसी पेपर पे साइन करता है तो उसको सच माना जाता है। हम लोग भी मानते हैं। बहुत जिम्मेदारी भरा काम है मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो सवाल मेरा ये है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग कब तक बनने को हो जाएंगे? क्योंकि पॉलिटिकली बहुत लोग अनाउंस करते रहते हैं 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बात बोलता है तो थोड़ा उसमें वजन होता है। सो देखिए, तीसरी अर्थव्यवस्था पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो उनका विषय है। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ ला रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती आ रही है। जिस तरीके से जीएसटी आया और इम्प्लीमेंट हुआ और दिन प्रतिदिन उसमें चेंजेस आ रहे हैं
और सब मतलब अगर मैं जिस तरीके से जीएसटी को हैंडल करती हूँ, मैं उसे देखूँ तो गवर्नमेंट एक एक करके सभी लेक्यूनास को रिमूव करती जा रही है और हमारे देश में जो भी टैक्स व्यवस्था है उसे एकदम करप्शन फ्री बनाने की कोशिश कर रही है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि गवर्नमेंट जैसे भी जब भी लाएगी एक बहुत ही पुख्ता और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था लेकर आएगी और एक डिफरेंट मतलब चीज़ें आएंगी हम सभी के लिए, जो हम सभी के बेनिफिट में रहेंगी। अच्छा राघव जी, अब बड़ा सवाल आपसे। जी। एक हफ्ता पूर्व वित्त मंत्री सीतारमन जी ने एक नया मतलब जो हमारे देश में हर वर्ष जी बजटिंग होती है उसमें हम आए हैं, क्या लगता है ये बजट कैसा है देशवासियों के लिए? एक शब्द में कहा जाए तो पूरा का पूरा बजट मिडिल क्लास पर फोकस था इस बार, क्योंकि बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि मिडिल क्लास जो कि त्रस्त है और टैक्स के एक डायरेक्ट बोझ जो मिडिल क्लास पर पड़ रहा था उससे एक तरीके से वित्त मंत्री जी सीतारमन जी ने हमें मुक्त करा है। तो उसमें बहुत बड़ा के जो एक फैक्टर होता है वो इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं। तो इनकम टैक्स पर जो उन्होंने एक तरीके से छूट दी है हम लोगों को, तो मिडिल क्लास को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो कि आज तक डिमांड भी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कि अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि 7 लाख था तो 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर देंगे, क्या पता, बट उन्होंने एक साथ ही 12 लाख तक हमारे लिए इनकम टैक्स पर छूट और इनकम टैक्स की सीमाएं बढ़ाकर 12 लाख तक कोई टैक्स ना देना, ये सबसे बड़ा एक तरीके से लाभ हमें दिया है मध्यम वर्ग के लिए जी, और नौकरी पेशा दोनों के लिए। जी 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 सर सभी थोड़ा के लिए। समझाइए, उसमें जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वो 7 लाख पे इतना है, 6 लाख पे इतना है, जी फिर पूरा जोड़कर वो 12 लाख होता है, जी फिर उसमें डिडक्शन हो जाता है। जी इसमें ऐसा होता है, जैसे अगर आप सैलरी पेशा हैं या आप बिजनेस भी करते हैं तो इसमें सरकार टैक्स स्लैब रेट देती है कि अगर आपकी आय 0 से 4 लाख है तो बिल्कुल कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो टैक्स। 4 से 8 लाख है तो उस पर 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख है तो उस पर 10% टैक्स है। तो एक तरीके से 12 लाख तक हमारा अगर टैक्स देखा जाए तो 60,000 रुपये बनता है। बट सरकार ने क्या करा है कि एक रिबेट होती है सेक्शन 87A की, उसको 60,000 रुपये दे दिया पूरा 12 लाख तक पर। तो जिसका भी टैक्स मतलब जो भी टैक्स हमारा 12 लाख से कम की इनकम पर 60,000 रुपये तक का बनता है उस पर पूरी रिबेट मिलती है। तो इस तरीके से टैक्स हमारा नेट टैक्स 0 हो जाता है बिल्कुल। और सर, ये ये- तो केस जी हुआ मैम। एक बिजनेसमैन का। जब हमारी किसी बिजनेस, यहाँ पे भी समझने वाली बात ये है कि अगर एक इनकम हो रही है बिजनेसमैन की तो उसके लिए तो 12 लाख तक हम कहेंगे कि 0% टैक्स हो गया इंक्लूडिंग रिबेट। लेकिन यहीं सैलरीड के लिए एक एडिशनल बेनिफिट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो अगर किसी भी सैलरीड पर्सन की 12 प्लस 75,000 है, यानी सैलरीड के लिए जो रिलीफ है वो 12.75 लाख तक का है, क्योंकि उन्होंने सैलरीड के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछली बार तक 50,000 थी वो 75,000 कर दी है। तो किसी भी सैलरीड पर्सन जो जिसकी एनुअल इनकम 12.75 लाख है उसे अब 0 टैक्स पे करना है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा चेंज है जी राघव जी। सवाल मेरा ये था, कोई भी सरकार टैक्स के बल पे चलती है, जी क्या जो जीएसटी की जो बढ़ती अ, सरकार के स्रोत हैं, जी जी यही वजह है कि मध्यम वर्ग को डिस्काउंट दिया गया है? अगर हम देखें तो सरकार ने कहा है कि इस बार जो टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, मतलब ये जो टैक्स की छूट दी गई हैं, इससे सरकार को पूरे वित्तीय वर्ष में करीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान होना है। जो टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का जो नुकसान होना है। अब सरकार को कहीं ना कहीं से कलेक्शन तो चाहिए, तो सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को प्लानिंग में लेकर चलती है अपने साथ। अलग अलग एवेन्यूज़ जो हमारे कंजम्पशन बेस्ड होते हैं वो खोलते हैं। जो कंजम्पशन पे एक तरीके से सरकार चाहती है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, और इस तरीके से सरकार धीरे धीरे अपना इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाएगी, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाएगी। बट फिर भी एक होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट आप 1 लाख करोड़ का देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। और जो मानसिकता है जी हम लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा है जी कि जी हमें जी छूट मिला है। बिल्कुल किसी रास्ते से जाएगा वो बात अलग है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अच्छी खुशी हो रही है। नहीं नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट तो ये है ही है बिल्कुल हर तरीके से। राघव जी, इनकम टैक्स को लेके एक और सवाल है मेरा। देश को आज़ाद हुए काफ़ी दिन हो गए, जी उसके बाद भी इनकम टैक्स पेयर की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जी क्या वजह है सर? नहीं, अभी हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में करीबन 8 करोड़ रिटर्न फाइल हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अब इस वित्तीय वर्ष में यही संख्या करीबन 10 करोड़ के आसपास हो जाएगी। बट धीरे धीरे चलते चलते कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में, जहां 10 साल पहले करीबन 2 से 2.5 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी, आज हम 8 करोड़ के आंकड़े पर आए हैं।
तो आने वाले 5 वर्षों में मुझे उम्मीद है कहीं 15 करोड़ के आसपास आंकड़ा हमें मिलेगा। तो टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के दायरे में आती है, सब लोग चाहते हैं कि अपना टैक्स सही से फाइल करें, तो ये बहुत ज़रूरी और है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है जिस तरीके से हमारा यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। जैसे पहले के ज़माने में शायद ये होता होगा कि आधे लोग सीरियस नहीं होते होंगे अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए, लेकिन आज का जो यूथ है वो बहुत ही जागरूक है। वो अपनी टैक्स रिटर्न्स को लेकर, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है उन सभी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टेड है अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए। तो ये कहना कि टैक्स पेयर्स नहीं बढ़े हैं ये तो सही नहीं होगा, पर ये बात है कि आपका जो कहना था कि टैक्स पेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उसका कारण थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही हैं। तो कई बारी जो हमारे अब आप देखिए, लास्ट टाइम तक सिर्फ 3 लाख जिनकी इनकम थी उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना था, अब 4 लाख हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो परसेंटेज ऑफ पीपल है जो 3 से 4 लाख के बीच में पड़ती है, उनका जब ज़ीरो टैक्स है तो वो लोग कहीं ना कहीं वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ी छूट बढ़ाती जा रही है, इस वजह से टैक्स रिटर्न्स पेयर्स या टैक्स पेयर्स थोड़े कम हो गए हैं। प्लस थोड़ा सा हमारे ये वाली चीज़ है कि जागरूक होते होते धीरे धीरे हम लोग बढ़ ही जाएंगे, तो टैक्स पेयर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे ही होंगे। बिल्कुल आपने जस्टिफाई कर दिया। सारी वॉर्स देखी हैं हमने, रशिया की, यूक्रेन की, वहाँ की सारी वॉर्स को देखते हुए भी आज हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स के कंट्रीब्यूशंस की वजह से हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए कि जो हम टैक्स दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में यूटिलाइज होता है। और जो रेवड़ियों की बात अगर हम करें तो रेवड़ियाँ तो कहीं ना किसी रूप में हर कोई कहीं ना कहीं देना पड़ता है, लेकिन बहुत मिनिमल एक तरीके से वो पोर्शन होता है टैक्स का जो हमारा उस तरफ जाता है। बाकी तो सारा हमारा वो डेवलपमेंट भी में सोसाइटी को डेवलपमेंट में ही आता है, बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं डायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में वो भी उनकी जरूरत है। स्थिति सुधर रही है। जी जी जी। वाट तो और इससे सर मैं तो ये बात कहूँगी कि सपोज़ अगर कोई कह भी रहा है कि ऊंचे टैक्स पेयर्स जो हैं वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और वो यूज़ कोई लोअर टैक्स पेइंग यूनिट्स कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि बड़े जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं उन लोगों के घर तक वो जो अनाज पहुंच रहा है उन लो टैक्स पेइंग यूनिट्स की वजह से, वो आज उतने सक्षम इसीलिए हैं क्योंकि वो छोटी यूनिट्स उन्हें सपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम द Right. बैक एंड, जो वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती, लेकिन अगर पांचों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तभी ये हाथ मिलकर एक मजबूत हाथ बनता है और हम अपने काम कर पाते हैं। तो ये कहना कि पे कोई कर रहा है, यूज़ कोई कर रहा है, ये एक यूनिटी वाली बात नहीं रही। हमारी इंडिया की ये स्पेशलिटी रही है कि चाहे जो भी हमारी मतलब चाहे कास्ट्स रही हों, कस्टम्स रहे हों, बट हम सब ने हमेशा मिलकर सब चीज़ों का सामना किया है। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट भी ध्यान में रखती है और जो दे सकता है उनसे लेकर, जो थोड़ा कम दे सकता है उन्हें देकर, सब चीज़ों को इक्वल रखकर अपने इस देश को स्ट्रेंथेंड अप रखती है, स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। निश्चित तौर पे आप ऊंचे स्तर की नेता बनेंगी मैम। आपने बिल्कुल जस्टिफाई किया। सवाल मैम अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ आरुषि जी, जीएसटी है, डे बाय डे इसका कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन अगर जीएसटी को बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम बात ना करें, अगर हम जो स्लैब है, क्या आपको जस्टिफाई लगता है स्लैब जीएसटी में टैक्सेशन का? सर फ्रिज पे इतना 18% टैक्स, बेसिक आवश्यक चीज़ें हैं, बदलना चाहिए। सर हाँ, नो डाउट ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है कि हमारी मेरा जीएसटी सवाल है मैम, हाँ सही जी। गलत आप बताएं। जो आपका सवाल है कि जीएसटी रेट्स, डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट रेट्स लगाए गए हैं, जैसे 0%, 5%, 18%, कुछ चीज़ों पे 28% तक भी है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं गवर्नमेंट की इंटेंशन समझूं तो शायद उनकी इंटेंशन ये है कि हायर रेट ऑफ परसेंटेज उन चीज़ों पे लगाई गई है जो नेसेसिटी ना हो के लग्जरीज है। मोटरसाइकिल फ्रिज लग्जरी में मैम आता है? सर कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश के डिफरेंट वर्क को देखें तो आज कोई मोटरसाइकिल और फ्रिज और एसी ये सब तभी अफोर्ड कर पा रहा है जब वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट से ऊपर उठ चुका है।
नहीं तो आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पंखे के बिना सो रहे हैं, कूलर्स के बिना सो रहे हैं। बट अगर कोई एसी यूज़ कर रहा है, फ्रिज यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन अगर हम समझें, हम अगर अपनी बात करें तो हम सभी को हमेशा लगेगा कि टैक्स परसेंटेजेस कुछ कम होनी चाहिए, कुछ रिलीव्ड होनी चाहिए, वो 18 की जगह 12 होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, जिस तरीके से वो डायरेक्ट इनकम टैक्स के अंदर आपको रिलीफ दे रही है, तो उन्हें भी देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। तो आज उन लोगों ने उस तरीके से अपने टैक्स परसेंटेजेस को बांट दिया है कि जो थोड़े से ऊपर वर्ग के लोग हैं, जो ये लग्जरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी नेसेसिटीज़ ही बन गई है, उन्हें थोड़ा वो हायर टैक्स रेट पे रखते हैं। और जो बेसिक्स हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए या फिर कोई भी हमारे ग्रेन्स हो गए, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट में जो खाना खाना हुआ, हाँ जी, वो सबको लो रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, अगर मैं ये बात करूँ कि रेस्टोरेंट्स पे 5% लगता है, तो वो हम इसलिए नहीं बांट सकते क्योंकि गवर्नमेंट कहीं से भी ये चीज़ कैटेगराइज नहीं कर पाएगी कि ये लग्जरी होटल्स हैं या ये बेसिक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर का काम करते हैं और उनके पास घर में कोई भी ब्रेड मेकर नहीं है और वो वहाँ होटल्स पे जाकर अपना खाना खा के आते हैं। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने उस टैक्स परसेंटेज को, फूडिंग वगैरह को लो रखा है, और जो हमारी थोड़ी सी सुविधाजनक चीज़ें हैं उन पे अपना हाई रखा है। हाँ, मैं नो डाउट ये कहूँगी कि आगे चलते चलते इन रेट्स में कहीं ना कहीं मंदी ज़रूर आनी चाहिए। जैसे जैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलने लगे और चीज़ें एकदम उनके लिए भी सुलभ हो जाएं, तो इन रेट्स में भी थोड़ा सा अगर वो चेंजेस करते हैं तो वो सभी के लिए एक कंफर्टेबल स्टेज बनी रहेगी। गुंजाइश है उसमें। बिल्कुल है जी मैम, एक सवाल और भी था मैम। नेचुरली जब मैं देखता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, तो सब जगह जीएसटी की चोरी होती है, किसी से छुपा नहीं है। तो क्या कोई सरकार ऐसा प्रोत्साहन दे दे, उनको सर्टिफिकेट दे दे, उनको प्रामाणिकता दे दे, उनका सम्मान करे, जिससे बिल्कुल ही जीएसटी की चोरी ना हो और सब लोग खुले मन से ईमानदारी से जीएसटी दें, ऐसा कुछ स्कीम लाना चाहिए? सर देखिए, आज हम सभी टैक्स पे कर रहे हैं अपनी अपनी ऑनेस्टी से। और जहाँ तक आपने बात कही कि जीएसटी की चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा सा ऐसा रहा है कि जैसे ही सरकार कोई टैक्स या कुछ भी पॉलिसी लाती है, तो उसमें कहीं ना कोई लैक्यूनास आइडेंटिफाई करके उसमें थोड़ी सी इधर उधर की गुंजाइश रह जाती है। तो ये कह पाना कि गवर्नमेंट उन्हें सम्मान दे और उन्हें मतलब प्रोत्साहित करे कि, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो हमेशा प्रोत्साहित कर ही रही है अपनी डेली चेंजेस लाके, क्लैरिफिकेशंस लाके। जीएसटी में अगर आप देखें, आए दिन सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, ताकि हम सब टैक्स पेयर्स के लिए जो चीज़ें एक लेक्यूना है या जो गैप रह गया है उनके बताने और हमारे समझने में वो क्लियर आउट हो सके। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स में कहीं कमी है प्रोत्साहन देने के, वो पूरी तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं और हम सब जो ट्रू टैक्स पेयर्स हैं वो उसे फॉलो करके टैक्स पे करके अपने बिजनेस चला भी रहे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर जैसे बीच बीच में गवर्नमेंट लाती रहती है कुछ रिलीफ्स, कुछ एमनेस्टी स्कीम्स आती हैं, वो एक तरीके का प्रोत्साहन ही है जहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस छोड़ दिए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसके अंदर सरकार ने पूरी तरीके से जो भी हमारे केसेस चल रहे हैं उसके अंदर लगाए गए इंटरेस्ट और पेनल्टी को हटाने का पूरा वादा किया है, अगर आप पूरा का पूरा टैक्स पे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसे प्रोत्साहन स्कीम्स तो लाती ही रहती है, पर मैं ये कहूँगी कि ये हम टैक्स पेयर्स के ऊपर है कि हम चोरी ना करके उन्हें सपोर्ट भी करें। लास्ट सवाल गौरव जी, जो इनकम टैक्स पेयर है, बहुत मैं कई बार इंटरव्यू लिया हूँ, लोगों से बातचीत किया हूँ कि भाई लोग कहते हैं भाई हम इतना टैक्स देते हैं लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। शायद ग्रीन कार्ड वगैरह का प्रोसीजर था ना सर? नहीं, ऐसा अभी तो नहीं था कि उनको कोई अलग से जो सार्वजनिक समारोह है सरकार का उसमें सम्मानित करें जिससे और भी इनकम टैक्स के पेयर बने। एक्चुअली इनकम टैक्स की कैटेगरी में अगर हम देखा जाए तो अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की बात करें तो बहुत हाई है उसमें। फिर वो जैसे अंबानी जी हो गए, अक्षय कुमार जी हो गए, इस टाइप के लोग सबसे ऊपर टैक्स पे में आते हैं और उनको सम्मान मिलता भी है। अक्षय कुमार जी को मिलता है हर साल, और अंबानी जी की फैमिली हो गई, तो ये सब लोग टॉप टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री हैं। अमिताभ बच्चन जी हो गए इसमें। लेकिन जो एक वर्ग होता है जो एक्सपेक्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं वो सुविधाएं ही एक सम्मान है सरकार का। बाकी हम सरकार से हमेशा एक्सपेक्ट तो करते ही हैं
कि कुछ ना कुछ सरकार हमें अलग से दे। जैसे उसमें कि एक एग्जांपल हो सकता है कि जो लोग एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टैक्स देते हैं तो उनको एक सरकार इंश्योरेंस का कवर दे सकती है। Right. ये बहुत टाइम से मांग उठ रही है कि उनको कम से कम 20 लाख का या 25 लाख का मेडिक्लेम या लाइफ इंश्योरेंस का उनको एक कवर मिलना चाहिए अलग से, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पे होते हैं कि जो जिस सर्टेन लिमिट से ऊपर जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं उनको किस तरीके की प्रोटेक्शन होनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी की, अगर हम बात करें तो अच्छा होगा वो। बहुत बिल्कुल। अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मैम, जीएसटी का ट्रिब्यूनल की क्या स्थिति है, बना या नहीं बना अभी तक? सर अभी वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। बहुत जगह पे चल रही है बात, और हम यही आशा करते हैं कि जल्दी वो ट्रिब्यूनल एक्शन में आएगा और सब जितने केसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी निपटेंगे और हम सभी थोड़ी सी राहत पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है, लिटिगेशंस का बढ़ गया है। काफ़ी अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर वो चलन में होगा तो किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, लास्ट सवाल जिसके लिए मैं आया हूँ, हाँ जी। मैम चुनाव जीती हैं जी। राघव जी, तो कितना प्रोत्साहित किया आपने इनको चुनाव जिताने के लिए कि बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल। बाहर निकलो, चुनाव लड़ो। चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, हमारे गाज़ियाबाद में तकरीबन 4500 सीए हैं, जी जिसमें कि हमारा पूरा मुरादनगर, मोदी नगर क्षेत्र, हापुड़ क्षेत्र, वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली क्षेत्र कवर होता है और मेन गाज़ियाबाद। तो इसमें हमारे 4500 सीएज में से आज अगर हम देखें तो निर्वाचित कमेटी में 9 मेंबर्स में एक महिला का अपने आप में होना बहुत गर्व की बात है। तो इनको प्रोत्साहन मेरी तरफ से हमेशा से यही था कि आके चुनाव लड़ें और हर तरीके से हम लोग मेहनत करी हमने कि इनको जिताने में और इनको आगे बढ़ाने में, और अब जो आने वाले 4 साल होंगे उनमें हर तरीके से काम में आगे तत्पर रहने के लिए और वुमेन्स को जो एक तरीके से कनेक्ट करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव रहेगा, तो उसमें मेरा बस यही कहना था कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ, और ये जीत गई। बिल्कुल हाँ जीत जी। गई, बहुत हमें गर्व है इस बात गर्व पर। है। मैम, जी। फाइनली आपका अपडेट, चुनाव लड़ी, राघव जी का सपोर्ट रहा, उसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने आपको वोटिंग किया, बिल्कुल। तो उनको कैसा थैंक्स देना चाहती हैं, राघव जी को कैसा थैंक्स देना चाहती हैं, और क्या कमिटेड हैं आप 4 वर्षों में, क्या कुछ नया करने का प्लान है आपका? सर सबसे Last पहले सवाल। तो जितने भी हमारे वोटर्स थे जो अपना समय निकाल कर हमारी वोटिंग, अगर मैं आपको बताऊं, हमारा वोटिंग डे जो था वो एक वर्किंग डे रहा, और फिर भी हमारी इस बार और ठंड भी सबसे, था। और बहुत ठंड भी थी, और कहीं ना कहीं सकट चौथ वाला दिन था जिस दिन विमेंस उठकर आई जिनके फास्ट थे और वो आए और हमारे लिए कहीं ना कहीं उन्होंने वोट किया। तो उन्होंने, मैं हमेशा अपने हर वोटर से यही बात कहती थी कि आप वोट के ज़रिए हम पर एक विश्वास रख रहे हैं, तो हमारी ये पूरी ड्यूटी है कि हम इस विश्वास को इन 4 सालों में बनाए रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे किसी भी प्रेफरेंस पे वोटिंग करी, क्योंकि आज उन्हीं का सहयोग है जिसकी वजह से मैं आज चुनाव में जीती हूँ। और उन सभी से पहले मैं सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूँगी अपनी फैमिली का। हमारी शादी अभी 22 नवंबर को ही हुई है और हमारा इलेक्शन जनवरी में था, बहुत कम टाइम था, बट स्टिल मेरे जो फादर इन लॉ हैं सीए प्रमोद गोयल जी, मेरी मदर इन लॉ, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम दोनों मिलकर अपना ये प्लान पूरा कर पाए कि हमें लोगों को कनेक्ट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एज यूथ हमने ये चीज़ फील करी कि हम उतना, हमारी एज के लोगों के पास में थोड़ा सा ज़्यादा आइडियाज़ हैं आजकल के चलते, और Sure. वो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो हम इनपुट कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग आगे नहीं आते हैं कमेटी में, पार्ट लेने के लिए या कुछ भी। तो वही हमारा एक इनिशिएटिव था कि अगर हम कमेटी का पार्ट बनते हैं तो हम कुछ अच्छा नया चेंज ला सकें। और जितने भी वोटर्स ने, और जो मैं ये कहूँगी ज़रूरी नहीं है जिन्होंने हमें वोट किया सिर्फ वही, जितने भी हमारे सीए प्रोफेशनल्स हैं उन सभी को हम एक अच्छा तरीके से सर्व कर सकें, उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रख सकें, और जो भी उन्हें कभी भी दिक्कत होती है उन सभी का ध्यान रखते हुए 4 साल में कुछ नए प्लान्स लाने का ज़रूर ट्राई करें। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी अपनी विमेन सीए प्रोफेशनल्स को, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उनके ही वजह से मैं आज उनकी रिप्रेजेंटेटिव आज कमेटी के अंदर बैठी हूँ। तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर स्पेशली करना चाहूँगी। आरुषि अग्रवाल जी और राघव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। फिर किसी विषय पे हम बात करेंगे। नमस्कार मैम।